हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिका की टेक कंपनियों पर हमला करेगा अब ईरान। मिडल ईस्ट में जारी तनाव अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक ही सीमित नहीं रह गया। ईरान की लिस्ट में अब एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल समेत 18 अमेरिकी कंपनियां दोस्तों ट्रम्प की उड़ जाएंगी नींद। आपको बताएंगे इस धमकी के बाद आनंद फानन में अचानक क्यों खाड़ी में तैनात अमेरिकी सैनिकों से मिलने पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री बिना किसी को बताए। साथ ही साथ 24 घंटे के भीतर डोनाल्ड ट्रम्प को लगा डबल ट्रिपल 4 टाइम झटका। इटली के बाद पोलैंड ने भी अब ईरान युद्ध से बना ली दूरी, लेकिन पोलैंड ने क्या कहा वो जानने वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वहीं आपको बताएंगे ब्रिक्स ने कैसे बढ़ा दी भारत की मुश्किलें। ईरान और यूएई सऊदी अरब में ठनी टेंशन में मोदी सरकार। आपको बताएंगे इस साल ब्रिक्स समिट भारत में होने वाली है दोस्तों, जिसने भारत की क्या टेंशन बढ़ाई है, किस चीज को लेकर भारत काफी तनाव में आ चुका है ब्रिक्स को लेकर। वहीं आपको बताएंगे इस युद्ध के बीच भारत में कैसा ऑफिस खोलने जा रहा है जापान। सुनते ही चीन की निकल गई हवा। वहीं आज यानी 1 अप्रैल से कौन कौन से सबसे बड़े बदलाव हो रहे हैं, कहां कहां नियम चेंज होने वाले हैं दोस्तों। जहां एलपीजी, एटीएम से लेकर पैन कार्ड तक बड़े बदलाव होने वाले हैं नियमों में। कुछ ही घंटे में ये नियम बदलने वाले हैं। जल्द से जल्द आपका जाना बहुत जरूरी है। बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक यानी लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश की युद्ध के समय में बेहतर कूटनीति का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद ईरान अब यूएस की टेक कंपनियों को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहा है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स बोले तो आईआरजीसी ने मंगलवार को अमेरिका की 18 कंपनियों पर हमले की चेतावनी दे दी, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है। ईरान की इस धमकी ने अब कॉर्पोरेट ठिकानों को भी असुरक्षित कर दिया है। आईआरजीसी ने कहा कि अगर अब किसी भी ईरानी नेताओं की हत्या होती है तो खाड़ी देशों में अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में प्रमुख अमेरिकी टेक और रक्षा से जुड़ी कंपनियों को अपना लक्ष्य मानेंगे। जी हां, इन कंपनियों में सिस्को, एचपी, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, आईबीएम, डेल, पॉलेंटियर, एनवीडिया, जेपी मॉर्गन, टेस्ला, जनरल इलेक्ट्रिक, एस्पायर सॉल्यूशंस, G42 और बोइंग शामिल है। यानी कि दोस्तों कुल 21 अमेरिकी कंपनियां हैं जिनका नाम ईरान ने लिया है और अब इनको लक्ष्य बनाया जाएगा अगर अमेरिका हेकड़ी दिखाता है तो। जी हां, आईआरजीसी ने कहा है कि ये कंपनियां इजरायली अमेरिकी सैन्य और खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग करती हैं, इसीलिए उन्हीं को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने इन कंपनियों को अपने साइबर हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि वे अपनी रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे, चाहे उसके लिए उनको कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, कोई भी कदम क्यों ना उठाना पड़े। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के संयुक्त अरब अमीरात में कॉर्पोरेट ऑफिस मौजूद हैं, जो मुख्य रूप से दुबई और अबू धाबी में केंद्रित हैं। आईआरजीसी ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एआई कंपनियां ईरान के खिलाफ प्लानिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के अलावा एंथ्रोपिक और ओपन एआई जैसी कंपनियां भी एआई क्षेत्र में अग्रणी हैं। इससे पहले आईआरजीसी ने अमेरिकी इजरायली हवाई हमले में एक ब्रिगेडियर जनरल की हत्या की पुष्टि की। आईआरजीसी के मुताबिक सेना के ब्रिगेडियर जनरल और चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ के सलाहकार जमशेद इशाकी की हत्या की गई। अमेरिका ने पिछले साल उन पर प्रतिबंध लगाया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक और चीज देखने को मिली है। इस धमकी के बाद खाड़ी में तैनात अमेरिकी सैनिकों से गुपचुप तरीके से मिलने पहुंच गए अमेरिकी रक्षा मंत्री। क्या है वजह बता दें। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध का आज 33वां दिन है दोस्तों। वहीं इस बीच ये खबरें भी सामने आई है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने खाड़ी क्षेत्रों में तैनात अमेरिकी सैनिकों से वहां जाकर गुपचुप मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने संकेत दिया कि युद्ध निर्णायक मोड़ पर है, लेकिन ये युद्ध लंबा खिंचने की संभावना बनी हुई है। सैनिकों से मिलने के बाद हेगसेथ ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी डाला है, जो आप सामने देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में लड़ रहे अमेरिकी सैनिक अपनी विरासत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और एक लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेगसेथ ने कहा कि इस सप्ताहांत मुझे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में लड़ रहे अपने सैनिकों से मिलने का अवसर मिला। शनिवार को हम लगभग आधे दिन तक सेंटकॉम में जमीन पर मौजूद थे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये सैनिक अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं। ये इतिहास की बात है, ये विरासत की बात है। हेगसेथ के मुताबिक सैनिकों के बीच भी ज्यादा आक्रामक कार्रवाई करने के लिए जोर बढ़ रहा है। सैनिक
ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बड़े बम और हथियार मांग रहे हैं। यानी कि दोस्तों अमेरिका के रक्षा मंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इन सैनिकों को उकसा रहे हैं कि वो ईरान पर अटैक करें, इसीलिए भारी संख्या में भारी सुरक्षा बलों को वहां तैनात किया गया है। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें, उधर अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की चर्चाओं के बीच ईरान ने भी दहाड़ दिया, कह दिया आने तो दो, दुश्मन की टांग काट कर अलग कर देंगे। जी हाँ, ईरान जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान और दावों के विपरीत ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब देने के लिए गंभीर तैयारी कर रहा है। IRGC के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि ईरान की जमीन पर पैर रखने वाले दुश्मनों की टांगे काट दी जाएंगी। खातम अल अनाबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ईरान की सशस्त्र सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खातम अल अंबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को कह दिया कि देश के सशस्त्र बल देश पर हमला करने की कोशिश करने वाले किसी भी आक्रमणकारी के पैर काट दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम अपने सैनिकों को ईरान के ग्राउंड पर उतारेंगे और ईरान में खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन वहीं IRGC ने कह दिया कि हम पूरे तरीके से तैयार खड़े हैं, आने तो दो, उनकी टांगे काट दी जाएंगी। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की दूसरे देशों को दो टूक कह दिया, तेल चाहिए तो खुद हॉर्मुज को ईरान के हाथ से छीन लो। जी हाँ, कह दिया अब हम नहीं लड़ेंगे दूसरों की लड़ाई। आपको बता दें, मिडल ईस्ट में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जारी तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों को साफ साफ संदेश देते हुए कह दिया कि अब अमेरिका हर किसी की सुरक्षा का ठेका नहीं लेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जो भी देश हॉर्मुज के रास्ते होने वाले तेल व्यापार पर निर्भर है, डिपेंड है, अब समय आ गया कि वे खुद अपनी जिम्मेदारी संभाले, खुद अपनी लड़ाई लड़े। उन्होंने ये बात CBS न्यूज को दिया इंटरव्यू में कह दी। उन्होंने कहा कि अगर हॉर्मुज के रास्ते तेल लेने वाले देशों को तेल चाहिए तो आकर खुद ईरान के हाथ से छीन ले। अब समय आ गया है कि वे खुद कुछ करें, हम कब तक तुम्हारी रक्षा करेंगे। पश्चिम एशिया देशों को आगे आकर खुद अपना काम करना पड़ेगा। दोस्तों इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा था कि उन सभी देशों के लिए जिन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से जेट फ्यूल नहीं मिल पा रहा है, जैसे यूनाइटेड किंगडम जिसने ईरान के खिलाफ खड़े होने से मना कर दिया था, मेरा आपके लिए एक सुझाव है। नंबर 1, या तो इस फ्यूल को आप अमेरिका से खरीदें, हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है। और नंबर 2, थोड़ी हिम्मत जुटाएं और ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में जाएं और उसको छीन ले। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही ट्रंप ने लिखा था कि आपको अपने लिए लड़ना सीखना होगा, अमेरिका अब आपकी मदद करने के लिए नहीं होगा, ठीक वैसे ही जैसे आप हमारे लिए नहीं थे। ईरान असल में खत्म हो चुका है, मुश्किल काम हो चुका है, जाओ अपना तेल खुद लेकर आओ। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि हॉर्मुज का बंद रहना सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, हमने अपनी तरफ से काफी कुछ कर दिया है ताकि हॉर्मुज को खोला जा सके, अब तुम भी एफर्ट्स लगाओ। जी हाँ, ट्रंप के इस बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों, और ट्रंप के इस बयान को क्या आप इस नजरिए से देख सकते हैं कि अब ईरान इजराइल युद्ध समाप्त होने वाला है, क्या युद्ध विराम लागू होने वाला है। जिस प्रकार से इस बयान से सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप की थकान या ट्रंप की परेशानियां सामने आ रही हैं दोस्तों, जिस प्रकार से अमेरिकी भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं ट्रंप के खिलाफ और ट्रंप के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि उसने अमेरिका को बर्बाद कर दिया, बेफिजुल का युद्ध लड़ा, बेफिजुल की बहसबाजी की और बिना बात के अमेरिका के हथियारों का नुकसान करवाया। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ गई है अमेरिकी जनता। क्या इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप थके हुए या फिर अपने बयानों से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं? क्या है आपकी इस पर राय दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ, ईरान जैसा था वैसा ही है दोस्तों। ईरान पहले भी तटस्थ था और आज भी मजबूती से खड़ा है कि हम हार नहीं मानने वाले। जिन्होंने युद्ध शुरू की थी वही युद्ध को खत्म भी करेंगे। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ अमेरिकी ही नहीं बल्कि अन्य देश भी झटके पर झटका दे रहे हैं। ट्रंप को 24 घंटे में डबल झटका लगा है। इटली के बाद पोलैंड तक ने भी अब ईरान युद्ध से दूरी बना ली है दोस्तों। आपको बता दें, पोलैंड ने साफ कर दिया है कि वो अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को मिडल ईस्ट नहीं भेजेगा। उसने ये स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वो मौजूदा वैश्विक तनाव के बीच अपनी सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं करेगा और अपने संसाधनों को देश और नाटो की रक्षा करने के लिए ही केंद्रित रखेगा। जी हाँ, देश के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री व्लादिस्लाव काजिनियाक कामिज ने कहा कि पोलैंड की प्राथमिकता अपनी खुद की सुरक्षा और नाटो के ईस्ट फ्रंटियर की रक्षा करना है। पॉलिस अखबार रीजेसी पोस्टपोलिटा ने रिपोर्ट किया था कि अमेरिका ने पोलैंड से मिडल ईस्ट में एक पैट्रियट बैटरी तैनात करने की संभावना पर चर्चा की थी। हालांकि इस रिपोर्ट को पोलैंड के रक्षा मंत्री ने इस सिरे से खारिज कर दिया है और कह दिया कि हमारी पैट्रियट बैटरियां और उनका साजो सामान पोलैंड के एयर स्पेस और नाटो के ईस्ट फ्रंटियर की सुरक्षा के लिए है। इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है और हम इन्हें कहीं और भेजने की योजना नहीं बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, बात अगर इटली की करें,
मेलोनी ने भी ट्रंप को बड़ा झटका दिया। मध्यपुर की ओर जा रहे एक विमान को इटली की सरकार ने सिसिली में उतरने नहीं दिया। ये खबर स्थानीय अखबार कोरिएरे डेला सेरा ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इटली की सरकार ने ईरान जंग से खुद को दूर रखने के लिए ये कदम उठाया है। ये पहली बार है जब जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कोई फैसला लिया है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक सिसिली में अमेरिकी विमानों को लैंडिंग की अनुमति न मिलने से इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों पर तगड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि सिसिली मध्य पूर्व में मिशनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, इससे पहले स्पेन ने भी अपने एयरबेस को अमेरिका के लिए बंद कर दिया दोस्तों। और साथ में आपको याद होगा स्विट्जरलैंड ने भी पहले ही हथियार देने से मना कर दिया था ट्रंप को। जॉर्जिया मेलोनी यानी इटली से पहले स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरीटा रोबल्स ने कड़ा रुख अपनाते हुए ऐलान किया कि स्पेन का हवाई क्षेत्र उन अमेरिकी विमानों के लिए बंद रहेगा जो ईरान पर हमलों में शामिल हैं। स्पेन ने साफ कर दिया कि वो ना तो अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत देगा और ना ही अपने आसमान से युद्धक विमानों को गुजरने देगा। जी हाँ, वहीं अगर बात स्विट्जरलैंड की करे तो यूरोप के तटस्थ देश स्विट्जरलैंड ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दिया। स्विस सरकार ने ऐलान किया है कि वो वर्तमान संघर्ष को देखते हुए अमेरिकी कंपनियों को युद्ध सामग्री और हथियारों के निर्यात का लाइसेंस जारी नहीं करेगी। स्विट्जरलैंड ने अपनी तटस्थता की नीति का हवाला देते हुए कहा कि वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा नहीं दे सकता। जी हाँ दोस्तों, और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप हर तरीके से हारे हुए नजर आ रहे हैं। जब दोस्तों ट्रंप ने ईरान पर अटैक किया था उस समय ट्रंप को यह लग रहा था कि भैया हमारी पूरी प्लानिंग है, ऐसे ऐसे चीजें होंगी, आज हम ईरान पर अटैक करेंगे, कल हमारे साथ खाड़ी देश आ जाएंगे, खाड़ी देश भी हमारे साथ मिलकर अटैक करेंगे, ईरान को चौतरफा घेर लेंगे, फिर ईरान हम पर अटैक करेगा, उसके बाद यूरोपीय देश भी हमारे साथ आ जाएंगे और मिलकर ईरान पर अटैक करेंगे। इजराइल उधर से अटैक कर ही रहा है, यानी कि हम 2 सेकंड में चाहेंगे तो ईरान को नेस्तर नाबूद कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खुशी खुशी दोस्तों ईरान पर अटैक किया था, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति को देखकर दोस्तों हर कोई ट्रंप पर शेम शेम कर रहा है। दोस्तों, ना तो यूरोप उसके साथ आया, ना नाटो उसके साथ आया, ना खाड़ी देशों ने ट्रंप का साथ दिया। उल्टा अमेरिका से ही कहा कि भैया तुम ही अटैक करो, हम नहीं पड़ने वाले इस अटैक में, क्योंकि अगर हम अटैक करेंगे तो ईरान हमको खा जाएगा। उधर यूरोपीय देशों ने कह दिया कि भैया ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, तुम खुद अपनी लड़ाई लड़ो, हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है ईरान से युद्ध करने की, क्योंकि ईरान ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। वहीं चाइना ने फुल सपोर्ट किया ईरान को। भारत अपना तटस्थ रहा दोस्तों, भारत ने ना इधर झुकाव दिया ना उधर। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की हर एक चालें विफल हो गई और आज स्थिति ऐसी है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना पड़ रहा है कि ईरान युद्ध जल्द से जल्द खत्म होगा। अब अटैक करने की बात नहीं बल्कि अब ईरान युद्ध को खत्म करने की बात की जा रही है। दोस्तों, अन्य देश को तो छोड़िए, खुद अमेरिकी भी ट्रंप का साथ नहीं दे रहे और ट्रंप को जल्द से जल्द इस्तीफा देने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। हर तरीके से हार चुका है ट्रंप और अब कह रहा है कि हम इस वार को लंबा नहीं खींचेंगे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव और सैन्य संघर्ष को लेकर अब एक बड़ा संकेत सामने आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि ये युद्ध ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा और जल्द खत्म हो सकता है। उनके इस बयान से ग्लोबल स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य ताकत को काफी हद तक कमजोर कर दिया है और अब संघर्ष अपने आखिरी चरण में हो सकता है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि युद्ध कब खत्म होगा इसकी कोई निश्चित टाइम लिमिट नहीं दी जा सकती, लेकिन ये युद्ध अब खत्म होने की ओर अग्रसर है। तो देखा आपने दोस्तों, अपनी गलती या फिर अपनी कमजोरी नहीं बता रहा है ट्रंप या अमेरिका, और वो अब भी कह रहा है कि हमने ईरान की हालत खराब कर दिया, ईरान की ताकत अब 0 हो चुकी है और इसीलिए युद्ध खत्म होगा। जबकि हकीकत क्या है हमने आपको बता दिया है, हालत किसकी खराब हुई है हमने आपको बता ही दिया। दोस्तों, अब आप जज कीजिए, क्या लगता है आपको, क्या ट्रंप का पानी उतर चुका है? जो भी आपकी राय हो इस मुद्दे पर, लेकिन मेरा भारत महान कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। लेकिन रिक्वेस्ट है, अगर आप भी इस वॉर के क्षण में यानी युद्ध के समय में भारत की कूटनीति का दिल से समर्थन करते हैं तो सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया है इस वीडियो को तो इस बटन को अवश्य दबा दीजिएगा ताकि वीडियो लाइक हो और हर किसी को ट्रंप की औकात पता चल सके दोस्तों। और अमेरिका कैसा सुपर पावर कंट्री है ये भी हर किसी को मालूम पड़ सके, तो लाइक जरूर करिएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें आपको बता दें कि ईरान से लड़ते लड़ते अपने देश में ही हार गए ट्रंप, माइनस में पहुंच गई उनकी रेटिंग दोस्तों, नीचे से टूटे सारे रिकॉर्ड। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा अपनी जीत और लोकप्रियता के दावों के लिए जाने जाते हैं, इस वक्त अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ईरान के साथ छिड़ी लंबी और खौफनाक जंग ने न केवल दुनिया का चैन छीना है बल्कि खुद ट्रंप के मैजिक को भी खत्म कर दिया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जिन लोगों ने ट्रंप को वोट दिया था आज वो भी पछता रहे हैं दोस्तों। ट्रंप की नेट अप्रूवल रेटिंग
रेटिंग गिरकर -17 पर पहुंच गई है। यह गिरावट इतनी बड़ी है कि इसने अमेरिका के इतिहास में पिछले सभी राष्ट्रपतियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने दोस्तों, ईरान पर अटैक करना अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की आज की सबसे बड़ी भूल है। जी हाँ, एएफ पोस्ट की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। एएफ पोस्ट के एक हालिया विश्लेषण ने अमेरिकी राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ अब तक के सबसे निचले स्तर यानी लो लेवल पर पहुंच गया है दोस्तों। आंकड़ों के अनुसार ट्रंप की रेटिंग इस वक्त जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन और यहां तक कि बाइडन से भी नीचे चली गई है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत सकारात्मक रेटिंग के साथ हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ईरान के साथ युद्ध खिंचता गया वैसे वैसे जनता का भरोसा टूटता चला गया। ट्रंप के करीबी माने जाने वाले फॉक्स न्यूज के पोल ने भी उनकी चिंता बढ़ा दी दोस्तों। 26 मार्च को आए आंकड़ों ने चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। पिछले साल मार्च में जहां 92% रिपब्लिकन ट्रंप के साथ खड़े थे, अब वो घटकर मात्र 84% रह गए हैं, यानी उनके अपने ही घर में विरोध के सुर उठने लगे हैं। करीब 75% निर्दलीय वोटरों ने ट्रंप के कामकाज को नकार दिया है, जो किसी भी चुनाव को जीतने के लिए सबसे अहम होते हैं। यानी कि दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट के पोल ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी जनता, अमेरिकी लोग ईरान के साथ इस सीधी जंग के पक्ष में नहीं है। वो नहीं चाहते कि अमेरिका ईरान पर अटैक करे। सर्वे के मुताबिक केवल 29% लोग ही ईरान पर किए गए हमलों और ट्रंप की रणनीति का समर्थन कर रहे हैं, जबकि 63% लोग इसको गलत मान रहे हैं। दोस्तों, ये बात तो रही ट्रंप की बर्बादी की। ट्रंप का करियर कैसे डाउन हो गया दोस्तों, कैसे नीचे चला गया, कैसे ट्रंप ने ईरान पर अटैक करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आज हमने आपको विश्लेषित तरीके से पूरी जानकारी दे दी, आप भी अंदाजा तो छोड़िए। अब आप 100% श्योर हो चुके होंगे कि ट्रंप की हालत बहुत ज्यादा खराब है दोस्तों, और ट्रंप अकेले में सोचता भी होगा कि मैंने ये क्या कर दिया। ज्यादा बोलते बोलते बहुत कुछ कर दिया। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां ब्रिक्स ने कैसे बढ़ा दी भारत की मुश्किलें। ईरान और यूएई सऊदी अरब में ठन गई टेंशन में आ गए मोदी सरकार। जी हाँ, इस साल भारत जो है वो ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स की अध्यक्षता करना भारत के लिए सम्मान की बात है, लेकिन ये मुश्किल भी लेकर आ गई है। इसका प्रमुख कारण मध्य पूर्व संघर्ष यानी मिडल ईस्ट वॉर है। इस संघर्ष के कारण ब्रिक्स में एक राय बनाना काफी मुश्किल हो चुका है दोस्तों। एक तरफ ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य ईरान है, तो दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरबिया है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन करना और एक साझा घोषणा पत्र जारी करना जिसमें मध्य पूर्व संघर्ष का जिक्र हो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ये मांग कर रहा है कि ब्रिक्स अमेरिका और इजराइल के हमले का विरोध करे। वो अध्यक्ष होने के नाते भारत से बार बार अनुरोध कर रहा है। वहीं सऊदी अरबिया और यूएई इसका विरोध कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि ब्रिक्स ईरान के खिलाफ प्रस्ताव को पारित करे। ऐसे में दोस्तों भारत इन दोनों पक्षों की मांग पर कोई भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने से परहेज कर रहा है। भारत करे भी तो करे क्या, इसकी बात माने तो वो नाराज, उसकी बात माने तो वो नाराज। इस कारण ब्रिक्स में घमासान मचा हुआ है। यही कारण है कि भारत की मोदी सरकार टेंशन में आ चुकी है दोस्तों, और टेंशन में आना भी जायज है। बता दें कि ब्रिक्स के 18वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपना भारत करने वाला है। भारत ने 1 जनवरी 2026 से इसकी अध्यक्षता संभाली है और ब्रिक्स 2026 की वेबसाइट और लोगो भी लॉन्च कर चुका है। भारत अपने यूपीआई और आधार जैसे डिजिटल मॉडल्स को अन्य ब्रिक्स देशों के साझा करने पर जोर दे रहा है। भारत सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त वैश्विक कार्रवाई की भी मांग कर रहा है दोस्तों। ऐसे में एक भारतीय होने के नाते दोस्तों आप सभी लोगों से कृपया करके गौर कीजिएगा। आप सभी लोगों से दोस्तों हमारा रिक्वेस्ट है कि जिस प्रकार से भारत यहाँ मझधार में फंस चुका है कि अगर ईरान की बात माने तो ये सऊदी और यूएई बुरा मान जाएंगे, यूएई और सऊदी की बात माने तो ईरान बुरा मान जाएगा। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए, भारत की मोदी सरकार को क्या एजेंडा अपनाना चाहिए, कैसे ब्रिक्स समिट को सक्सेसफुल सफल बनाना चाहिए। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि कृपया करके अपना सुझाव दीजिए। भारी मात्रा में हर कोई सुझाव दीजिएगा। जो भी इस खबर को देख रहे हैं वो लिखकर अवश्य बताइएगा कि भारत को ऐसे समय में क्या करना चाहिए। कृपया करके जवाब दीजिएगा दोस्तों। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और भारत को सफल बना सके। तो वहीं आपको बता दें बड़ी खबर, भारत में कैसा ऑफिस खोलने जा रहा है टोक्यो यानी जापान, जिसने बढ़ा दी चीन की परेशानी। दोस्तों जापान ने ऐलान किया है कि वो निवेश और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत में विदेश मंत्रालय का नया कार्यालय स्थापित करेगा। ये कार्यालय भारत के साथ आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और देश में विस्तार करने की इच्छुक जापानी कंपनियों को सहायता प्रदान करेगा। इससे भारत में बड़ी संख्या में जापानी कंपनियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे भारत सरकार के मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों हालांकि जापान की इस योजना से पड़ोसी
देश चाइना का टेंशन बढ़ गया है। चाइना को यह डर है कि जापानी कंपनियों के भारत जाने से उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर तगड़ा असर पड़ सकता है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह कार्यालय भारत में पहले से मौजूद जापानी कंपनियों की चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक सुधारों को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जापानी कंपनियों ने भारत के अलग अलग राज्यों के नियमों, कानूनी प्रक्रियाओं और मुश्किल टैक्स नीति जैसे चुनौतियों का जिक्र किया है। उनका मानना है कि यह कुछ ऐसे कारण हैं जो भारत में निवेश से संबंधित फैसलों को और अधिक मुश्किल बना रहे हैं। ऐसे में जापानी कंपनियों को उम्मीद है कि नया ऑफिस खुल जाने से उनके इन चिंताओं को भारत सरकार के सामने उठाया जा सकेगा, जिससे निवेश में अड़चनें दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इधर 3,300 करोड़ के सेमीकंडक्टर प्लांट का कर दिया उद्घाटन। रोजाना 63 लाख यूनिट का होगा प्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं बल्कि निर्माता बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के साणंद GIDC में 3,300 करोड़ की सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है, जिसे कैन्स सेमीकॉन बोले तो कैनीज सेमीकॉन ने विकसित किया है। ये प्लांट भारत के चिप मैन्युफैक्चरिंग मिशन में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। दोस्तों, ये फैक्ट्री OZET यानी कि आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यूनिट है, जहां चिप्स का निर्माण नहीं बल्कि उनकी असेंबली, पैकेजिंग और टेस्टिंग होती है। आसान भाषा में अगर आपको बताएं तो ये वो जगह है जहां छोटे छोटे चिप को एक साथ जोड़कर बड़े और काम के प्रोडक्ट में बदला जाता है। खास बात यह है कि यहाँ अब कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में थैंक यू पीएम मोदी जी। कमेंट में अवश्य कहिएगा आप लोग, साथ ही साथ बता दें उधर नेपाली पीएम का जेनजीज आंदोलन पर बहुत बड़ा फैसला। 27 शहीद छात्रों के परिवारों को दे दी सरकारी नौकरी। जी हां दोस्तों, नेपाल में प्रधानमंत्री बालन शाह ने बड़ा फैसला लेते हुए जेनजीज आंदोलन में मारे गए 27 छात्रों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान लागू कर दिया है। 8 सितंबर को हुए इस आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 19 छात्रों की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि 8 छात्रों ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था और सरकार पर लगातार दबाव बन रहा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद बालन शाह ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को प्राथमिकता दी। बैठक में तय किया गया कि सभी पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी ताकि उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके। दोस्तों, वही आपको बता दें, आज 1 अप्रैल से चाइनीज CCTV पर लगेगा बैन, यानी ये बैन लग चुका है और बाजार में इस खबर ने पहले से ही हलचल मचा दी। दोस्तों, देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए आज से चाइना निर्मित CCTV कैमरों की बिक्री पर पूरे तरीके से रोक लगाने की घोषणा कर दी है। इस फैसले के बाद दिल्ली के ओल्ड लाजपत राय मार्केट में हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, इसका जायजा लेने लगातार मीडिया की टीमें वहां पहुंच रही है, जहां ट्रेडर्स और ग्राहकों को मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोग इसे देश हित में बड़ा फैसला मान रहे हैं, तो कुछ व्यापारियों को बचे हुए माल और सप्लाई को लेकर चिंता सता रही है कि अब हम इसका क्या करें। अगर हम आपसे ये सवाल पूछे दोस्तों कि भारत के द्वारा लिया गया ये फैसला देश हित में है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये फैसला सही है या गलत, अवश्य बताइएगा। दोस्तों, उधर आपको बता दें, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए चौथी सूची भी जारी कर दी, जिसमें 13 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी हो चुकी है। पार्टी ने चौथी सूची में 13 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। वहीं पहले घोषित किए गए उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार को बदला भी गया है। बता दें कि पार्टी ने पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 287 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसके लिए पार्टी 4 सूचियां जारी कर चुकी है। दोस्तों, तो वहीं आपके लिए बड़ी और जरूरी काम की खबरें बता देते हैं, जहां पर आज यानी 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं ये नए नियम। दोस्तों, हो चुके हैं बड़े बदलाव। ATM, पैन कार्ड, फास्टैग और LPG के अलावा बहुत सारी चीजें आज से बदल गई हैं। दोस्तों, अगर आपको एक साथ बताएं क्या क्या बदलाव, किन किन चीजों में बदलाव हुए हैं, तो आपको बता दें, रिवाइज रिटर्न में राहत दी गई है। ITR फिलिंग ड्यू डेट को बदल दिया गया है। असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर कर दिया गया है। TCS में बदलाव किया गया है। किन लोगों पर नहीं लगेगा TDS बताया गया है। साथ में TAN भी खत्म कर दिया है। TAN पेंशन में बड़ी छूट दी गई है। दोस्तों, एग्जाम्पल में बढ़ोतरी आएगी। UPI को लेकर नए नियम जुड़ाव में बदलाव हुए हैं। पैन कार्ड को लेकर नियम बदल चुके हैं। आपको बता दें, ATM को लेकर बदलाव ये हुआ है। HDFC बैंक ने कहा कि अगर आप ATM से UPI का यूज करके कैश निकालते हैं तो उसे ATM फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के तहत गिना जाएगा। HDFC बैंक के ATM में 5 ट्रांजैक्शन फ्री होंगे, बाकी के लिए 3 ट्रांजैक्शन फ्री होगा। महानगरों के अलावा अन्य शहरों में 5 ट्रांजैक्शन फ्री होंगे। दोस्तों, PNB ने भी 1 अप्रैल से चुनिंदा कार्डों के लिए मैक्सिमम डेली विड्रॉल लिमिट 1 लाख से
से घटाकर 50,000 कर दी है। साथ में 1 अप्रैल यानी आज से नया इनकम टैक्स कानून 2025 लागू हो रहा है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इसके तहत HRA अलाउंस और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए नियम बदल रहा है दोस्तों। वहीं शेयर बाजार में ज्यादा टैक्स लगेगा। साथ ही साथ कुछ समय पहले सरकार ने फास्टैग के लिए एनुअल पास लागू किया था, जिसके तहत 3,000 रुपए में 200 ट्रिप की सुविधा दी गई थी। अब 1 अप्रैल से यह महंगा होने जा रहा है। हाईवे टोल के लिए फास्टैग का एनुअल पास महंगा हो रहा है, जो 3,000 से बढ़कर 3,075 हो जाएगा दोस्तों। वहीं नया लेबर कोड भी 1 अप्रैल से पूरे देश में प्रभावी हो चुका है, जिसके तहत आपकी बेसिक सैलरी 50% रखना जरूरी है। ऐसे में PF का कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है और आपकी टेक होम सैलरी कम हो सकती है। वहीं पैन कार्ड के लेकर जो नियम बदलाव हो रहे हैं दोस्तों, उसके तहत अगर आप नया पैन कार्ड बनवाते हैं तो आपको सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं बल्कि कोई अन्य डॉक्यूमेंट भी जमा करना होगा। साथ ही सालाना 10 लाख रुपए कैश जमा, 5 लाख तक के वाहन खरीदने, होटल या रेस्टोरेंट में 1 लाख से ज्यादा पेमेंट और 20 लाख तक की अचल संपत्ति खरीदने पर पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। अब सबसे जरूरी बदलाव की बात करते हैं LPG की कीमतों की। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच मार्च के दौरान घरेलू LPG और कमर्शियल LPG के दाम में इजाफा किया गया था। रसोई गैस के दाम में 60 रुपए और कमर्शियल LPG के दाम में 115 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। अभी भी टेंशन बना हुआ है। ऐसे में LPG के दाम फिर से संशोधन दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। हालांकि अब तक जानकारी सामने नहीं आई है कि कितने दाम बढ़ेंगे। वहीं रेलवे टिकट कैंसिल नियम भी बदल गए हैं दोस्तों। 1 अप्रैल यानी आज से रेलवे टिकट कैंसिल करने का भी अलग नियम दिखाई दे रहा है। 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर सबसे ज्यादा रिफंड दिया जाएगा। 72 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25% किराया कटेगा। 24 से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर 50% किराया कटेगा और 8 घंटे बाद टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़े बदलाव जो हमने आपको बताए हैं वो आज से कर दिए गए हैं। आशा करते हैं आपको खबरें पसंद आई होंगी दोस्तों। जो भी जानकारी हो या कोई सवाल हो आप यहाँ कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको वहीं के वहीं जवाब दे देंगे दोस्तों। और आपके कमेंट का हमें जरूर इंतजार रहेगा। जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा दोस्तों। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जहां पर भी आपका ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक पर, अवश्य शेयर कर दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।